हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में यूपी टेट 2026 के लिए पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं और आज का पीवाईक्यू रहेगा उच्च प्राथमिक स्तर। और ये जो पीवाईक्यू लेने वाले हैं 19 दिसंबर 2016 का पेपर। और ये उच्च प्राथमिक है साथियों, लेकिन ये प्राथमिक लेवल और उच्च लेवल दोनों सेम होते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि उच्च का है तो मैं प्राइमरी का हूँ तो क्यों देखूँ। बिल्कुल नहीं। आपको केवल एसएसटी, विज्ञान और सेकंड वाला जो मैथ होता है वही। अगर इन सभी में जो है चेंजेज है तो इसको मत देखिएगा। बाकी और सभी जो है सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गया, तो ये सभी सेम होते हैं। इसके लिए ये मत देखा करिए कौन किसका है, ठीक है। और जो करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और बिना टाइम गवाए हुए साथियों, ठीक है। तो आइए, और यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो ये जो है व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थार्नडाइक जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक ठीक है साथियों। तो इसलिए जो है राइट आंसर ए सही हो जाएगा। और थार्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। थार्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो है प्रश्न संख्या 2 है। और दूसरा प्रश्न है, पूछा गया है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। विकल्प ए है सीखने की प्रगति के सूचक हैं। विकल्प बी है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। विकल्प सी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। विकल्प डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो राइट आंसर बताइएगा आप सभी जो है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ठीक है। आइए अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यक्तित्व का सामाजिक जो है अधिगम सिद्धांत किसने दिया बताइएगा। विकल्प में दिए गए हैं बंडूरा और वाल्टन। विकल्प भी है डॉलर्ड और मिलर। विकल्प सी है कार्ल रोजर्स। विकल्प डी है यूंग। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंडूरा और वाल्टर, ठीक है। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 4, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। विकल्प ए है व्यक्तित्व। विकल्प बी है बुद्धि। विकल्प सी है अधिगम। विकल्प डी है नैतिकता। तो राइट आंसर इसका अधिगम सही हो जाएगा। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है बताइएगा। विकल्प ए है प्रसार क्षेत्र। विकल्प बी है माध्यिका। विकल्प सी है औसत विचलन। विकल्प डी है मानक विचलन। तो माध्यिका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये जो है तीनों जो है माध्यिका मतलब कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6 है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है, ठीक है। तो कौन जो है शेष से भिन्न है इसमें पूछा गया है। और विकल्प दिए गया है T80। विकल्प भी है 16 PF, ठीक है। पर्सनालिटी फैक्टर, PF का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। और सी में दिए गए हैं क्लाउड पिक्चर टेस्ट। और डी ऑप्शन दिए गए ड्रा ए मैन टेस्ट।
तो इसका जो है राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, PF16 PF। ठीक है, और 16 PF अन्य 3 विकल्प TAT क्लाउड पिक्चर ट्रस्ट ड्रा मैन टेस्ट, ये तीनों जो है प्रक्षेपी तकनीकी, जबकि 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षा टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 बताइएगा आप सभी कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन थे। ठीक, तो कौन थे जल्दी बताइएगा। हर्लिंगवर्थ, बी है हाइविंगहर्स्ट, विकल्प सी है जीन पियाजे, विकल्प डी है हाल। तो जल्दी से जो है इसका ऑप्शन चूज करिएगा साथियों, इसके बाद हम लोग जो है उत्तर पर चलते हैं। ठीक है, तो राइट इसका जो है हाइविंगहर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला जो है क्वेश्चन संख्या है प्रश्न संख्या 8, और इसमें पूछा गया है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। जल्दी से बताइएगा किसने निर्माण किया। मैरीफील्ड ने, टोरेंस ने, कोल एवं ब्रूस ने, विकल्प डी है केंट ने। तो इसका राइट आंसर टोरेंस सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा टोरेंस। प्रश्न संख्या 9 है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। जल्दी से बताइएगा। अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो प्रभाव का नियम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभाव का नियम अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे, जिनमें से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये 3 जो है इन्होंने दिया था। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तीनों याद हो गया होगा। आइए क्वेश्चन संख्या 10 बताइएगा, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी ये क्वेश्चन बताते चलिएगा, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बीच बीच में से क्वेश्चन उठाएंगे और वो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कितना क्वेश्चन समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक, तो अभी जो है जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, दूसरों को भी भेजते चलिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो केस अध्ययन, बी है प्रयोगीकरण, सी है सर्वेक्षण, डी है अंतर्दर्शन। ठीक है, तो केस अध्ययन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, केस अध्ययन में ऊर्जा उपागम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला जो है हम लोग बढ़ते हैं, और अगला जो है प्रश्न संख्या 11 पर जल्दी से आप सभी जो है बताइएगा साथियों। ठीक है, और प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। जब व्यक्ति का एक पारिस्थितिकी का अधिगम दूसरी पारिस्थितिकी में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। ठीक है, चिंतन कहते हैं कि स्मृति कहते हैं, या अधिगम आंतरण कहते हैं, या बौद्धिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है, अधिगम अंतरण क्या होता है? क्या होता है साथियों, जो चीज़ें हम लोग सीखे हुए हैं वही जो है दूसरे जगह प्रयोग किया जा रहा है, वही तो है ना अधिगम अंतरण। ठीक, जैसे आपने कहीं सीखा और उसको कहीं उपयोग कर रहे हैं तो उसी को कहेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 12 लेते हैं, और यहाँ पर जो है पूछा गया कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। विकल्प ए दिए गए हैं उद्भव, विकल्प बी दिए गए हैं उद्भासन, विकल्प सी दिए गए हैं मूल्यांकन, विकल्प डी दिए गए हैं उपक्रम। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बताइएगा साथियों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा।
उद्भवन होगा, उद्भाषण होगा, मूल्यांकन होगा या उपक्रम होगा। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा उपक्रम। ठीक है, तो उपक्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव आदर्शन के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण है। पहला है उपक्रम, दूसरा है उद्भव, तीसरा है उद्भाषण, चौथा है मूल्यांकन होता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 13 बताइएगा आप सभी साथी। कि पूछा गया है कि यहाँ पर पावलोव होगा, हेगर्टी, थार्नडाइक या रास। किसके द्वारा यहाँ पर पूछा गया है कि ने प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये अभी हमने पीछे जो है इसको देखा है। ठीक है, किसने कहा था? तो थार्नडाइक ने कहा था। थार्नडाइक ने जो है किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था ना, या कुत्ते पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, किसने प्रयोग किया था? तो पावलोव ने किया था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 दिए गए हैं। पूछा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा। विकल्प ए है एम एलमन, विकल्प बी है एस फ्रायड, विकल्प सी है जी डब्ल्यू अल्फोर्ड, विकल्प डी है जे ई डेसील। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो जी डब्ल्यू अल्फोर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इन्होंने जो परिभाषा दी थी 1937 में बताई थी। ठीक, आइए अगला जो है प्रश्न संख्या 15 है और यहाँ पर पूछा गया है कि सीखने में पलायन आधारित है। ठीक है, जो सीखना है उसमें पलायन आधारित है, बताइएगा। सकारात्मक पुनर्बलन पर, विकल्प बी है नकारात्मक पुनर्बलन पर, विकल्प सी है विलंबित पुनर्बलन पर, और विकल्प डी है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। ठीक है, तो सीखने में जो पलायन आधारित है ये जो है नकारात्मक पुनर्बलन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आते हैं। इसमें सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अर्थ विज्ञान कहते हैं या व्याकरण कहते हैं या स्वर विज्ञान कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि द्वारा अनुक्रमित संचारण उनकी रचना से संबंधित नियम होता है तो उसको जो है सीधी सी बात स्वर विज्ञान अर्थात जिसको फोनिम्स बोला जाता है साथियों, उसी को कहते हैं। ठीक है, जो गति होती है ध्वनि जो बोला जाता है, ठीक है, उसको फोनिम्स कहा जाता है। वही जो है राइट आंसर हो जाएगा जिसको स्वर विज्ञान या फोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो स्वर विज्ञान जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं और अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। पूछा गया है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी बताइएगा कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। कौन सा नहीं है? धारण, पुनः स्मृति, पहचान या तर्क करना। तो तर्क करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्मरण की जो एक प्रक्रिया होती है साथियों, उस प्रक्रिया जो है 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? 4 जो है उप प्रक्रियाएं होती। कौन कौन सी? पहला होता है सीखना, दूसरा होता है धारण करना, तीसरा होता है प्रत्याहान और चौथा होता है पहचान करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि TAT द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो क्या बनाया गया था? रोरसा,
आलपोर्ट, मैस्लो, मरे। तो टीएटी जो परीक्षण था वो क्या बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो टीएटी परीक्षण था साथियों, वो जो है मरे एवं मुर्गन ने बनाया था। ठीक है, तो मरे जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1935 में जो है सीडी मुर्गन तथा एचए मुरे ने की थी। ठीक है, तो उत्तर कम से कम ध्यान दीजिएगा, उत्तर जो है वो रिपीट होगा, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट होगा ये मान के चलिएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। तो संदेह कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, कुंठा कहलाता है, या आक्रामकता कहलाता है? क्या कहलाता है? बाधा आना कहलाता है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कुंठा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े साथियों। और प्रश्न संख्या 20 बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ठीक है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण करता है, आनुवंशिकता करता है, हार्मोन करता है, या समाज करता है? जल्दी से बताइएगा। आनुवंशिकता आँख के रंग को आनुवंशिकता का कारण प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आनुवंशिकता जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न संख्या 21 है, जल्दी से आप सभी बताइएगा। आधार आयु निम्न में किसके मापन से संबंधित है? विकल्प ए है रुचि, विकल्प बी है व्यक्तित्व, विकल्प सी है बुद्धि, विकल्प डी है अवधान। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आप सभी जो है क्या सही होगा। ठीक है, तो आधार आयु निम्न में से किससे मापन से संबंधित है? तो ये जो है बुद्धि से संबंधित हो जाएगा, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अच्छा बुद्धि लब्धि का फार्मूला भी बता दीजिएगा साथियों, जल्दी से बुद्धि लब्धि का फार्मूला बताइएगा। तो क्या होता है पता है? ऊपर होता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु गुणे 100। ठीक है, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु बटा 100 इंटू 100। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न संख्या 22 से पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? जल्दी से बताइएगा किसका उदाहरण बनेगा। मतलब कि अपना गुस्सा जो है डांटा दूसरा कोई और आकर के गुस्सा उतार दिए दूसरे के ऊपर, तो क्या हो गया? विकल्प ए दिए गए हैं, विस्थापन भी है, उदात्तीकरण, विकल्प सी है रूपांतरण, विकल्प डी है प्रतिक्रिया। तो एक दूसरे पर आरोप ही लगाए हैं, वहाँ से जो है आपको डाटा आप जो है दूसरे के ऊपर कर दिए, तो विस्थापन कर दिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा। आइए अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए है प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो विकल्प ए है पावलोव, विकल्प बी है स्किनर, विकल्प सी है थॉर्नडाइक, विकल्प डी है कोहलर। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा साथियों। ठीक है, कोहलर होगा या क्या होगा? तो निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये जो है संबंधित है किससे? कोहलर से। ठीक है, तो कोहलर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। आइए अगला जो है प्रश्न संख्या 14 है, और यहाँ पर पूछा गया कि इरोस शब्द संबंधित है तो जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। ठीक है,
तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। ठीक है, और अगला जो है क्वेश्चन संख्या पहुंचे हुए हैं 25। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कि अहम जो है निर्देशित होता है। विकल्प है सुख के सिद्धांत द्वारा, बी है वास्तविक सिद्धांत द्वारा, सी है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, डी है सामान्य सिद्धांत द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी जो है बताइएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर जो है वास्तविक सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, आइए, अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम जो है पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है और यहाँ पर पूछा गया है कि काइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? विकल्प है भूख अधिक बढ़ जाती है, विकल्प बी है भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, विकल्प सी है भूख कम हो जाती है, विकल्प डी है भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। ठीक है, तो जल्दी से जो है बताइएगा यहाँ पर। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूख कम हो जाती है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन संख्या पूछा गया है 27 और इसमें बताइएगा कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी, मानसिक आयु क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। 12 वर्ष होगी, 8 वर्ष होगी, 14 वर्ष होगी या 15 वर्ष होगी? ठीक है, तो राइट आंसर जो है 12 वर्ष होगी। ठीक है, आइए, और यहाँ पर जो है हमने फार्मूला भी बताया था। ठीक है, कि फार्मूला किस प्रकार से होता है, अभी पीछे हमने चर्चा किया था। तो बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू जो होता है, आईक्यू इसको बोला जाता है बुद्धि लब्धि को। तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु को मतलब होता है जो यहाँ पर जो चार्ट जो इसने किसने दिया था अभी याद नहीं आ रहा है यार, कौन था वो? अरे यार दिमाग से उतर गया। ठीक है, तो जिसने चार्ट अभी बताया था कि 140 से प्लस जो है प्रतिभाशाली हो जाएंगे। ठीक है, 90 से औसत हो जाएगा, 90 से 110। तो ये जो है यहाँ पर जो है देखेंगे तो जो है 75 जो है बुद्धि लब्धि आयु दिया गया है और मानसिक आयु जो है हमको निकालना है क्योंकि मानसिक आयु यहाँ पर पूछा है और वास्तविक आयु यहाँ पर जो है कितना है? तो 75 अंक जो है बच्चा पाया हुआ है और 16 साल का है। ठीक है, तो 16 साल का ये जो है और गुणे 100 कर देंगे, 75 गुणे 16 ये जो है आईक्यू ये वाला 75 इधर आ जाएगा, 75 गुणे 16 ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो 75 गुणे 16 और बटा 100 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, काट देंगे तो जो है 12 आ जाएगा। ठीक है, आइए, प्रश्न संख्या 28 है और यहाँ पर पूछा गया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ठीक है, आइए, अगला जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, प्रश्न संख्या 29 और पूछा गया है कि मनोग्रस्ती बाध्यता विकृत एक क्या होती है? विकल्प है मनोविच्छेदित विकृति है, विकल्प बी है समायोजन विकृति है, विकल्प सी है चिंता विकृति है, विकल्प डी है काय प्रारूप विकृति है। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर सही क्या होगा? तो चिंता विकृति है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिनमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है
रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक रूप को भली भांति से समझता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है और यहाँ पर पूछा गया कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा या स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या युंग के द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो युंग के द्वारा जो है दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है। युंग ने अचेतन को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? एक है व्यक्तिगत, दूसरा है, पहला है व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। ठीक है। तो राइट आंसर ये दोनों सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे साथियों, और अगला जो है हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है। अगला जो है 15 अक्टूबर 2017 में CDP पूछा गया था। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।